हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू एनालिसिस 14th ऑफ मार्च 2023। तो गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम्स। तो देखो, पहला हमने कल से ही हम डिस्कस कर रहे हैं एक पिटीशन पर, दैट इज सेम सेक्स मैरिज के ऊपर बहुत इस वक्त बात चल रही है। तो सीजीआई ने भी रेफ़र किया इस पिटीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। तो कोर्ट लिस्ट कह रहा है कि ये फाइनल आर्ग्यूमेंट इसका अप्रैल 18 को होगा, लाइव स्ट्रीम किया जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट में। और देखते हैं, कई सारी इसमें बातें निकल कर आ रही हैं कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है लेस्बियन या गे कपल का, डज नॉट नेसेसरी टू बी लेस्बियन या गे, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो बहुत सारे कंसर्न्स हैं गाइस। इसमें ये भी बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे बच्चे की साइकोलॉजी कैसे होगी जिसका जो आइदर 2 men या जिसके 2 वुमेन एज अ पेरेंट्स हैं, है ना। तो लेट्स डिस्कस कि ये सब क्या होगा उसके अंदर। तो ये सब आने वाले दिनों में ही गाइस पता चलेगा, क्योंकि देखो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल पैरामीटर तो है ही, है ना। क्योंकि सेम सेक्स मैरिज में बच्चे की साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा, एक बहुत बड़ा सवाल ये पार्लियामेंट के सामने है। तो ये जब पूरी तरह से इसके बारे में डिस्कशन आएगा गाइस, डेफिनेटली विल डिस्कस इन दी मोर वाइड मैनर। कल तुमने देखा ही होगा नाटू नाटू को, यानी कि जो एलिफेंट विस्पर्स है उसको दो लोगों को आपको होम ऑस्कर्स मिले हैं, एक नाटू नाटू डांस को और एक एलिफेंट विस्पर्स को। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री है, एक डांस है। तो डांस तो मुझे बहुत ही पसंद आया, ये मतलब बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा स्टेप्स बहुत अच्छे हैं इस डांस के, यू कैन ऑल्सो ट्राई। तो नाटू नाटू RR मूवी का है, आप जानते ही हो। और जो एलिफेंट विस्पर्स है, दोनों को ही ऑस्कर हिस्ट्री में मिला है। और ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा गाइस, इसमें आज न्यूज़ आई है हमारे पास रिटेल इन्फ्लेशन की, जो कि अबव 6% चली गई है। लेकिन आपको इसमें 6% तो याद रखना है। सब समझने वाली ये भी बात है कि व्हाट इज़ रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। देखो, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो कि एनुअल चेंज जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आ रहा होता है, उसको हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या क्या नज़र आता है कि जो भी आपके प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो ट्रैक करना, जो रिटेल प्राइसेस में चेंजेस आ रहे होते हैं, और उससे आपका हाउस होल्ड परचेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, डेली कंजप्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारा डिस्कशन किसके अंदर होता है, रिटेल इन्फ्लेशन में। तो ठीक है, सीधा सीधा मतलब समझ में आ गया कि इट मेजर दी एनुअल चेंज, कि CPI के अंदर कितना कितना मेजर चेंज आया है। अब इसके साथ ही साथ ना प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो भी आप क्वेश्चंस देख लो और इसको डेफिनेटली करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स पीक माउंटेन्स के बारे में आपको दिया हुआ है, करेक्टली मैच करके बताना है, कौन सा सही है वो बताना है। नमचा वर्मा गढ़ाल हिमालयस में है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नौकरेक सिक्किम हिमालय। तो आपको करेक्ट डालना है। सेकंड क्वेश्चन आएगा इज दैट इज रिलेटेड टू द टर्म लिवेंट। लिवेंट में आपने ऑफनली सुना होगा, फॉलोइंग रीजन से रिलेटेड है। तो पहला इसमें दे रखा है रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, या फिर नॉर्थ अफ्रीकन शोर से, या पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, या इंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरियन सी। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है जो कि लिवेंट को दर्शाता है, तो वो आपको रिकग्नाइज करना है और कमेंट करना है। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, दैट इज रिलेटेड टू दी कंसिडर फॉलोइंग कंट्री, जो कि आपको बॉर्डर करती है अफगानिस्तान को। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व भी करना है। साथ साथ इफ़ यू हैव एनी निमोनिक शेयर इन दी प्लेटफॉर्म इन दी कमेंट बॉक्स, सो दैट और भी बच्चों को इससे फ़ायदा हो। तो आपको बताना है कौन कौन सी कंट्रीज, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कौन सी कंट्री और कौन सी कंट्रीज अफगानिस्तान को बॉर्डर करती हैं। तो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन। नाउ कम टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट ओनली। देखो, एडिटोरियल सेक्शन में ना आज हमारे पास आया हुआ है, चांस फॉर इंडिया टू शेप अ डेटा गवर्नेंस रिजाइम। इट्स एन इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में हमने देखा कि डिजिटल स्ट्रैटेजीज़ और जो डेटा गवर्नेंस है उस पर बहुत ज़्यादा बात होती है। और ये हमारे लिए आज की डेट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो ना, सारी दुनिया इस समय मोबाइल पर आ गई है गाइस। तो डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल स्ट्रैटेजी, डेटा का गवर्नेंस, डेटा सही हाथों में जाए, आपकी प्राइवेसी जिससे ना छीने, बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे काम भी करें। तो इसीलिए जो इंडिया ना इस पर ही एम्ब्रेस कर रहा है, यानी कि इस पे बात कर सकता है कि इंडिया ये जानता है कि टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ड्राइव करेगा, उसको भी बढ़ाएगा, और लोगों की, हमारे जो सिटीजन्स हैं उसकी लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो वो कंट्री है जो इवॉल्व हो रहे हैं डिजिटल स्ट्रैटेजीज़ में, हमारा डेटा गवर्नेंस। देखो, ये दोनों ही टर्म्स में कह रहा है कि ऐसी बातें आपको पेपर में भी लिख के आनी है कि ये ना why the digital strategies और the data governance is important, because inclusive है, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करेगा, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चीज़ें देने की कोशिश करेगा। ये इसके फ़ायदे हैं, दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो कह रहे हैं कि इंडिया का जो भी G20 का प्रेसिडेंसी इस बार रहेगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया ना अपनी एडवांसमेंट दिखाए डिजिटल एरिना में, पर्टिकुलरली जो हमने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, डेटा गवर्नेंस क्रिएट करे हैं।
तो वर्ल्ड बिकम्स इंक्रीजिंगली डिजिटल, हम सभी जानते हैं। तो G20 एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, वहाँ पर हम चैलेंजेस और कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन सी आने वाले डेज़ में रैपिड ग्रोथ ऑफ डेटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की गई है इन द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जो भी है ना, जैसे हम देखो बैंकिंग सेक्टर में भी हम कर रहे हैं, हम UPI प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें ना ये चीज़ें अपनी दिखानी भी है और इससे जुड़े जो चैलेंजेस हैं वो भी हमें एड्रेस करने हैं, डिस्कस करने हैं, कोलैबोरेट करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को समझना है, चैलेंजेस को निपटाने हैं, ताकि हम G20 प्रेसिडेंसी का फुल यूटिलाइजेशन करें। अभी कह रहे हैं दीपा एंड द रिलेटेड कंसेंट। व्हाट इज़ नॉट दीपा? देखो इंडिया का जो ना डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है ना, वो लॉन्च हुआ। एक कंसेंट मैनेजमेंट टूल है जहाँ पर कंसर्न्स और जो भी इससे जुड़ी चीज़ें हैं स्टेक होल्डर्स के अमंग जनरेट होती हैं। तो एक तरह का ना दीपा एक पोटेंशियल है कि वो कैसे डेटा प्रोटेक्शन और सिटीजन्स की प्राइवेसी को इम्प्रूव कर सकता है। कैसे कर ग्रेटर कंट्रोल करना है किस पर, कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है उस पर ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए, या उसके साथ साथ इंडिविजुअल्स को हम अलाउ करेंगे कि ईजिली मैनेज कर पाएँ, डेटा कंसर्न्स को कंट्रोल कर पाएँ, ये सारी चीज़ें। एडिशनली और ज़रूरत क्या है कि कई कंसर्न्स हैं दीपा को इम्प्लीमेंट करने में, कुछ इनकन्सिस्टेंसी कुछ डिफरेंट सेक्टर्स की जुरिसडिक्शंस की कुछ आ रही है। डैट इज़ इन ऑर्डर टू रियलाइज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ दीपा और उसको मिनिमाइज़ करना उसके रिस्क को, तो ये इंपॉर्टेंट है कि टूल को ट्रांसपेरेंट ढंग से इम्प्लीमेंट करा जाए, कंसिस्टेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए, सिक्योर मैनर में रखा जाए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्लोज कोलैबोरेशन, किनके साथ साथ? गवर्नमेंट के साथ साथ, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ साथ, सिविल सोसाइटी के साथ साथ, ताकि हम ना एक क्लियर एंड इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्रिएट कर पाएँ अपने डेटा प्रोटेक्शन और आपके डेटा गवर्नेंस के लिए। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे हमारे इंडिया में हुआ, बहुत बड़ा एक, देखो हमारे इंडिया में सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है UPI का, जिसकी वजह से हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि देश का जो एकदम रिमोट एरिया में भी जो बंदा बैठा है उस तक भी फाइनेंशियल इंक्लूजनमेंट हो, वो भी बैंकिंग से, फॉर्मल बैंकिंग से जुड़ पाए। ठीक है, तो इट रिमेन्स टू बी सीन एज वेदर दीज एडवांसमेंट्स कैन बी रेप्लिकेटेड, और कैसे इस चीज़ों को और इम्प्रूव करना है ना, उसी में तो नहीं रहना, और भी इस चीज़ों को ठीक करना है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अब हमें कहाँ पे लेकर आना है? हेल्थ केयर सर्विसेज में भी इन्हांस करना है, दोनों एरियाज़ में, चाहे वो रूरल एरिया हो, रिमोट एरियाज़ हो, अर्बन एरियाज़ में तो चल ही रहा है, और इन्हांस करने की ज़रूरत है। और इवन एग्रीकल्चर को भी एम्पावर करना है, फार्मर्स की इनकम को इन्हांस करना है, ये सारी बातें हैं। लेकिन इससे जुड़े कंसर्न्स क्या हैं? देखो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक तरफ दिक्कत है, दूसरी तरफ दिक्कत है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की, कनेक्टिविटी की, हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन वर्कफोर्स नहीं है। ठीक है, ये सारी दिक्कतें हैं। अब मिसयूज़ भी हो सकता है इससे डेटा का, इन्फॉर्मेशन का इन सेक्टर्स में। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे हेल्थ सेक्टर जो है वहाँ पर एक रिस्क रहता है कि जो आपकी सेंसिटिव मेडिकल इन्फॉर्मेशन है वो मिसयूज़ की जा सकती है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर में रिस्क होता है कि कहीं इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनिपुलेट करके ना चली जाए, तो फिर वो डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे बेनिफिट करेगी। तो अनदर इशू इज़ दैट कि ओनरशिप एंड गवर्नेंस जो है, जो डेटा जनरेट करने से होता है, वो सब भी आ सकता है, क्योंकि डेटा गवर्नेंस हैज़ अ प्रोसेस टू इवॉल्व, डिजाइन एंड रिस्पॉन्सिबल, इट हैज़ टू बिल्ट अपॉन फंडामेंटल राइज, वैल्यूज एंड नॉर्म से बना हुआ होता है। अब डेटा सोवेनिटी के क्या इश्यूज़ हैं वो समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल द डेटा सोवेनिटी? डेटा सोवेनिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। डेटा सोवेनिटी का मतलब है किसी भी कंट्री का राइट होता है कि वो अपने डेटा को कैसे कंट्रोल करे, स्टोर करे, कलेक्शन करे विद इन इट्स बाउंड्री, और बचाए अपने सिटीजन के डेटा को किसी भी बाहर की किसी चीज़ से, फॉरेन इंटरवेंशन से। तो इंडिया ने इसीलिए ना इस्टेब्लिशमेंट करा IDMO का, डाटाज इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस, और एक बहुत अच्छा स्टेप है जिसमें हम ना अपने डेटा शेयरिंग को और डेटा गवर्नेंस को और अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो IDMO से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ओवरसी करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा डेटा के डिजिटल स्ट्रैटेजीज़ को कोऑर्डिनेट करने में, डेटा गवर्नेंस को ठीक करने के लिए। तो वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि एक ओपन सोर्स सोल्यूशन इम्प्लीमेंट हो पाए, है ना। तो ओपन सोर्स एंड ओपन इनोवेशन मॉडल आएगा तो वो एक ऑल्टरनेटिव तरीका बनेगा। जितने भी आपके ये बिग टेक कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो बहुत सारे कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि डेटा साइलोज भी होना चाहिए ताकि वो पोटेंशियल वेल्थ जो डेटा शेयरिंग की है वो उसको भी संभाल पाए, हमारे गवर्नमेंट ऑफिस के, हमारे कॉर्पोरेशंस के, सिटीजन्स के। तो कह रहे हैं कि मिडल वे क्या बनाना है कि ना आपको शेयर करनी है सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मे बी हार्मफुल टू इंडिविजुअल सोसाइटी एज अ होल, तो एज इट मे लीड टू भाई डिस्क्रिमिनेशन करेगा। अगर आप किसी की भी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बाहर फैलाओगे तो वो सोसाइटी के लिए भी ख़राब है, इंडिविजुअल के लिए भी ख़राब है। इससे डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग, एक्सक्लूजन, अनफोर्सीन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं एज पर द ऑथर।
तो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया कि हम एक मिडिल रास्ता निकालें जिसमें हमें डेटा सोवरेनिटी को भी रिस्ट्रिक्ट करना है और साथ साथ हमें डेटा फ्लो भी कराना है लिमिटलेस। डेटा को डिफाइन भी करना है कि किस पर्पज़ के लिए डेटा यूज़ करा जा रहा है, तो हमें ये खंगालना पड़ेगा। तो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने राइट टू प्राइवेसी वाले फंडामेंटल राइट को भी पूरा रिस्पेक्ट के प्रोटेक्ट करे, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ बैलेंस करना है लोगों के इंटरेस्ट सब कोई। तो इन कंक्लूडिंग लाइन हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में इन्वेस्टमेंट हुआ, यूपीआई का बहुत अच्छा ट्रांसफ़र चल ही रहेगा, तो एक बहुत अच्छा हमारे पास है। स्ट्रक्चर का चैलेंजेस क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक अपने आप में चैलेंज है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी, है ना, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा G20 में यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐसा डेटा गवर्नेंस इम्प्लीमेंट करवाए जिससे कि बहुत अच्छा मॉडल निकल कर आए, ठीक है, जिसमें हम क्या करें, हम हर सेक्टर को प्रायोरिटाइज करके ट्रस्ट वर्दी डिजिटल फ्यूचर क्रिएट करें, ठीक है। दिस इज अबाउट योर दिस न्यूज़। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज सेइंग अबाउट रेजिलिएंट इंडिया बट ग्रोथ पैंग्स फॉर चाइना। अब देखो, अंडरस्टैंड द टर्म मीनिंग पैंग्स। पैंग का मतलब होता है सडन शार्प पेन, सडन शार्प पेन, इसको कहते हैं पैंग्स, ठीक है। यहाँ पर ये क्यों ऐसे कह रहा है, देखो चाइनीज़ गवर्नमेंट में ना अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई और इसमें बोला गया कि भाई ये लोगों का बैकड्रॉप हुआ है, जब भी रीओपनिंग हुई ना कोविड-19 के बाद जो हुआ, उसके बाद बैकड्रॉप हुआ है इनकी जीडीपी में एज़ पर द IMF ऑल्सो। इंडिया ने लेकिन बेनिफिट उठाया है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखे हैं। तो चाइनीज़ इकॉनमी वुड बी फेसिंग स्ट्रक्चरल डिसलेरेशन। इंडिया का क्या है कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के फ़ायदे ले रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। साइकोलॉजी सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली पता होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। गाइस, ये ना एक तरह का एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जो कंट्री के बर्थ एंड डेथ रेट के डिक्लाइन होने से आती है। सब्सिक्वेंटली मतलब आप कह लो कि एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन के चेंज होने की वजह से जब इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंज आता है या इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट कर जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि कैसे कैसे वहाँ पे चेंज आने की वजह से, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि बता रहे हैं कि चाइना में क्या हुआ कि कंजम्पशन रिकवरी, एक्सटर्नल डिमांड रिमेन्स वीक, अभी तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, ठीक है। चाइना के बारे में मतलब कई सारी बातें बताई हैं यहाँ पर कि इकोनॉमिकली वहाँ पे ना अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल रिस्क बनी हुई है, ग्रीन इकॉनमी पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लाइक दैट। तो इंडिया एंड चाइना में नॉट बी टू डिफरेंट, है ना, आप जानते ही हो, साइज एंड पॉपुलेशन के टर्म्स में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी डिफर सब्सटेंशियली। लेकिन तो नेशनल प्रोग्रेस आपका जो पीपल्स कांग्रेस है वहाँ पे लोअर GDP टारगेट दिखा रखा है, इंडिया रिमेन्स रेजिलिएंट, एक्सेलरेट कर रहा है बिकॉज ऑफ योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो दिस इज अबाउट दिस मच ऑफ आर्टिकल। यहाँ ना गाइस ग्राउंड जीरो में इस बार दे रखा है अंडरस्टैंडिंग द सऊदी ईरान डिटेंटे। डिटेंटे का मतलब समझ लो क्या होता है, क्योंकि हर एक टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए वाइल डूइंग द थिंग्स। और वैसे भी आपको एज एन एस्पिरेंट तो अच्छी करनी ही है वोकैबुलरी। देखो मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का। डिटेंटे का मतलब होता है, या डिटॉन्ट बोल सकते हैं इसको हम, इम्प्रूवमेंट। जो दो रिलेशंस में जब इम्प्रूवमेंट आती है ना, तो उसको हम डिटॉन्टे कहते हैं। अब सऊदी अरेबिया एंड ईरान जो है, दो वेस्ट एशिया के मेजर पावर्स हैं, ठीक है, हम जानते ही हैं, बहुत ऑड रिलेशनशिप रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब इनके जीवन में एक नया एंगल आ रहा है, दैट इज़ कि रिस्टोर कर रहा है इनका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, क्योंकि वहाँ पे चाइना की तरफ से एक ब्रोकर एग्रीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो फाइनल डिटेल्स ऑफ एग्रीमेंट आर येट टू बी अनवील्ड, लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं दोनों साइड के वो कह रहे हैं कि ईरान हैज़ अग्रीड टू प्रिवेंट फर्दर अटैक्स अगेंस्ट सऊदी अरबिया। जो भी हाउदी कंट्रोल पार्ट था येमन का, उसमें वो लोग अपने इस तरह से करेंगे। सऊदी अरबिया भी कह रहे हैं कि जहाँ हम ईरानियन इंटरनेशनल में या फारसी न्यूज़ चैनल में बड़े क्रिटिकल होते थे, अब हम भी ऐसा काम नहीं करेंगे। तो चाइना इकोनॉमिकली, रीजनली और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ढूंढते ढूंढते अब एक तरह से वेस्ट एशिया में रोल ऑफ पीस निभाने के लिए कर रहा है। तो चाइना क्योंकि ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल बायर है एंड स्टेबिलिटी इन द एनर्जी मार्केट, तो इसी वजह से वहाँ पर वो अग्रीमेंट करवाने में सक्सेसफुल हो रहा है। अब आपको ना लोकेशन ज़रूर याद रखनी है, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर कर रही हैं, तो हमें ध्यान रखना है। जैसे सऊदी अरेबिया के लिए यमन, ओमान, UAE बॉर्डर कर रहा है, इराक बॉर्डर कर रहा है ना, ईरान बॉर्डर कर रहा है, इजिप्ट बॉर्डर कर रहा है। तो हमें ना बॉर्डरिंग कंट्रीज़ गैस अच्छे से ज़रूर ध्यान में रखनी है। आज का गैस वर्ड जो था वो था पोपोट। पोपोट का मतलब होता है कि ना जब आप किसी चीज़ को, गलत तो है वो आप भी जानते हो, लेकिन आप फिर भी उसके लिए फेवर कर रहे हो उस चीज़ को, और लोगों को वही कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, वही उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या मतलब क्या है, इंटेंडेड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, द परवेडिंग मीनिंग ऑफ to not have the often spacious appearance of being or intending, claiming something which is not the right way। तो सिनोनिम इसका हो सकता है पर्पस, एम, ड्रिफ्ट, स्पिरिट, तो इसको हम पोट कहते हैं, ठीक है।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ नाउ। इंडिया का रिमेन्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्पोर्टर है एज़ पर सिप्री रिपोर्ट। तो हमें याद रखना है सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक स्वीडिश थिंक टैंक है, ठीक है। तो एज़ पर देम ये जो रिपोर्ट निकालते हैं इसी बात के लिए निकालते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग कौन से जहाँ कहाँ पे जगहों पर सप्लाई ज़्यादा है, इम्पोर्ट्स कहाँ कहाँ आर्म्स का हो रहा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर बताया गया कि इंडिया वॉज द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट टू 3 कंट्रीज़, रशिया, फ्रांस एंड इसराइल, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट टू साउथ कोरिया, थर्ड लार्जेस्ट टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। और हम इम्पोर्टर भी हैं, लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी हैं हम, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया, रशिया अकाउंटेड फॉर 45% ऑफ इंडियाज़ का जो इम्पोर्ट होता है, फॉलोड बाय फ्रांस एंड द यूएस। तो इंडिया का जो टेंशन रहा, कह रहा क्यों इतना इम्पोर्ट हो रहा है, तो कह रहा है कि इंडिया का जो टेंशन रहता है ना पाकिस्तान एंड चाइना की वजह से, वो ड्राइव कर रहा है कि आर्म्स इम्पोर्ट हो। फिर डिक्रीज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, जैसे इंडिया का जो स्लो एंड कॉम्प्लेक्स आर्म प्रोसीजरल प्रोसेस है, ये सब चीज़ें इसमें बीच में आ रही है। तो ये सारा इसमें दे रखा है। तो हमें ध्यान में रखना है कि इंडिया स्टिल बिकम्स द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स एज पर द सिप्री रिपोर्ट, एंड यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ द सिप्री। लास्ट वीक वी हैव डिस्कस अबाउट द सिंक्रोनाइज्ड सर्वे विच वाज कंडक्टेड इन द 3 स्टेट, दैट इज तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तो 246 वर्सेस गाइस स्पॉटेड हुए हैं तीनों ही आपके स्टेट्स के अंदर। एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि मुदुमुलाई जो टाइगर रिजर्व है, या जो उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ है ना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के, देखो सबका ध्यान रखना, या बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका, इन सब में ना ये इतना इतना रखा है कि इतने इतने वल्चर्स यहाँ मिले हैं। तो उसके बाद ना वल्चर्स के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। तो यहाँ पे वाइट ड्रम वल्चर्स कितने मिले, लॉन्ग बिल्ड रेड हेडेड वल्चर्स कितने मिले, इसके बारे में दिया हुआ है। फिर वहाँ पे ये भी बताया गया कि सर्वे मेथोडोलॉजी से कि वहाँ पे जो हिली एंड अंडररेटिंग टेरेन थी इस तरह का, उसके बाद 100 ग्रिड्स में इसको डिवाइड करा गया था। तो करंट एस्टिमेट से पता चलता है कि इट्स अ साइन ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ देयर, ठीक है। तो ये इससे समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। थैंक यू सो मच, कीप लविंग टू आवर चैनल, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।